हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जब शियाओ अपना आईपी बनाने वाला प्लान शीलान को बताता है। वो पूछती है, तुम ये सब जुआवान के लिए कर रहे हो या सच में लानियों के फ्यूचर के बारे में सोचकर? शियाओ कहता है कि चाहे वजह कोई भी हो, अपना खुद का आईपी सिस्टम बनाना लानियों के लिए लंबे टाइम तक फायदेमंद होगा। इससे सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं बल्कि कंपनी की अपनी पहचान और ब्रांड वैल्यू भी बनेगी। टीम के पास अभी इंडिपेंडेंट आईपी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर अप्रूवल मिल जाए तो वो तुरंत एक प्रोफेशनल टीम बनाकर काम शुरू कर देगा। शियाओ उसकी बात से इंप्रेस हो जाती है और कहती है, बोर्ड को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है। शियाओ कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मेरे लिए 10 दिन भी काफी है। जिस पर शियाओ उसे टीज करती है, कहीं ये कॉन्फिडेंस जुआवान की वजह से तो नहीं। शियाओ स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ मेंग ने फैन के बर्थडे के लिए गिफ्ट बाय किया होता है। उसके कॉलीग्स पूछते हैं ये किसके लिए है, तो वो कहती है मेरे होने वाले एक्स हस्बैंड के लिए। सब लोग उस गिफ्ट की तारीफ करने लगते हैं। तभी सबको बर्थडे इन्विटेशंस मिलते हैं और पता चलता है कि ये इन्विटेशन फैन की बर्थडे पार्टी का होता है। मेंग थोड़ी नाराज होती है। दूसरी तरफ जुआन काम में बिजी होती है तो शियाओ ऑफिस में बैठा हुआ ही उसे मैसेज कर रहा होता है। जुआन की कॉलीग पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जुआन शर्माकर मना कर देती है, लेकिन सबको लगता है कि जरूर कोई उसे पसंद करता है, इसलिए सब लोग उसे छेड़ने लगते हैं। जुआन सबको मना करती रहती है। तभी इन लोगों का ध्यान शियाओ पर जाता है, जिसका ध्यान अपने फोन में होता है। सब सोचते हैं वो किसे मैसेज कर रहा है इतना खुश होकर। तभी जुआन का फोन रिंग कर जाता है, क्योंकि वो उसे ही तो मैसेज कर रहा था। पर जुआन बहाना बना देती है कि मेरी फैमिली का मैसेज है। शियाओ हंसने लगता है। तभी जुआन बाहर निकल जाती है। शियाओ भी उसके पीछे जाता है और कहता है, इतनी छुप छुप के मैसेज क्यों कर रही हो? जिस पर जुआन कहती है, वो बस मैं ही चाहती लोग हमारे रिश्ते को गलत समझ लेंगे। शियाओ उसके करीब जाकर कहता है, तो क्या रिश्ता है हमारा? जुआन कहती है, तुम अच्छे से जानते हो मेरा मतलब क्या है। शियाओ, उन सबने मुझे तुम्हें मैसेज भेजते हुए देख भी लिया तो क्या? हम काम रिलेटेड बात भी तो कर सकते हैं, इसमें गलत समझने जैसा क्या है? जुआन कुछ नहीं कहती है तो शियाओ पूछता है, तुम फैन की बर्थडे पार्टी में जा रही हो या नहीं? जुआन कहती है कि अगर मेंग जाएगी तो वो भी उसके साथ चली जाएगी। ये सुनकर शियाओ थोड़ा पॉजेसिव होकर कहता है, उसके जाने या ना जाने से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें तो इनवाइट किया है ना, अब बताओ आ रही हो या नहीं? तो जुआन फिर भी जिद पर अड़ी रहती है कि मेंग जाएगी तभी मैं जाऊंगी, और वैसे भी कल मेंग ने मुझे मूवी देखने के लिए बुलाया है। इतना कहकर वो चली जाती है। देन जुआन मेंग के साथ होती है। मेंग फैन से गुस्सा होती है कि मैंने उसके बर्थडे के लिए इतना अच्छा गिफ्ट किया और वो बाहर से ही इनविटेशन देकर चला गया। जिस पर जुआन उसे समझाती है कि जब इतना महंगा गिफ्ट खरीद ही लिया है तो कम से कम देकर तो आना चाहिए। मेंग कहती है कि वो बस गिफ्ट देगी और तुरंत वापस आ जाएगी। फिर मेंग जुआन से पूछने लगती है, शियाओ के साथ रहना कैसा लग रहा है? खाना कौन बनाता है, बर्तन कौन धोता है, और तुम दोनों एक साथ सोते हो या अलग? लेकिन जुआन बात को टाल देती है। इसके बाद ये लोग मूवी के बारे में बात करते हैं। मेंग कहती है कि मूवी के हीरो का हीरोइन के लिए चाकू के सामने आ जाना बिल्कुल अनरियलिस्टिक था। उसके हिसाब से कोई भी इंसान सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, ना कि किसी और के लिए चाकू खाएगा। ये सुनकर जुआन को शियाओ को चाकू लगने वाला सीन याद आ जाता है और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उधर फैन की बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली होती है। सब लोग केक काटने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन फैन मेंग का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक मेंग और जोवान आ जाती है। मेंग फैन को गिफ्ट देती है तो वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। जोवान थोड़ा इधर उधर घूमने लगती है। इसी बीच अचानक शियाओ भी पार्टी में आ जाता है। उसे देखकर जोवान हैरान रह जाती है और कहती है, तुमने तो डरा ही दिया। उनके साथ देखकर सभी क्लासमेट्स हैरानी से पूछते हैं, तुम दोनों साथ आए हो? जोवान तुरंत मना करती है, बट शियाओ जानबूझकर बोल देता है, हाँ हम साथ आए हैं, मैं उसे लेकर आया हूँ। इससे जोवान और भी ऑकवर्ड हो जाती है। एक लड़का बोलने लगता है, तुम दोनों डेट करने लगी हो क्या? फिर जियांग का क्या होगा? तो शियाओ इन लोगों को भगा देता है। जिसके बाद जोवान भी मेंग से मिलने आ जाती है, जो उसे शियाओ के बारे में बताता है कि जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ था तब शियाओ बुरी तरह टूट गया था। वो इतना बीमार हो गया था कि अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता था। बहुत कमजोर हो चुका था और तेज बुखार में बार बार बस तुम्हारा नाम लेता रहता था। साथ ही बोलता है, उसने अपनी जिंदगी में शियाओ को कभी इतना बेबस और टूटा हुआ नहीं देखा था। उस वक्त उसे जोवान पे बहुत गुस्सा भी आता था, क्योंकि वो शियाओ को अपने छोटे भाई की तरह मानता था। जिसके बाद इनडायरेक्ट पूछता है, क्या तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया? जोवान कहती है, ऐसा नहीं था कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, बल्कि मैंने उससे बहुत ज्यादा प्यार किया है। इतने सालों से मुझे उस समर वाला एक ही सपना बार बार आता है, जिसमें शियाओ खून से लथपथ मेरे सामने पड़ा होता है। मैं चाहे उसे कितनी भी आवाज लगाती रहूं, वो कभी आंखें नहीं खोलता। इसलिए बस मैं दोबारा उस समर को नहीं जीना चाहती। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ कर नहीं सकती थी। मुझे चाहे कितना भी पछतावा था, फिर भी ना चाहते हुए आगे बढ़ना ही पड़ा। इसके बाद पिंग बताता है, तुम दोनों की ब्रेकअप के बाद शियाओ काफी टूट गया था। कुछ समय तक वो बिल्कुल उदास और बेपरवाह हो गया था, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई और करियर में लगा दी। वो बहुत स्मार्ट है। जब वो किसी चीज को करने की ठान लेता है तो उसे हासिल करके ही रहता है। शियाओ ने अच्छे मार्क्स से पढ़ाई की, एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और बाद में विदेश भी चला गया। सबसे खास बात ये थी कि उसने अपनी जिंदगी खुद बनाई। उसने कभी लू फैमिली से पैसे नहीं मांगे और ना ही किसी का एहसान लिया। अपनी मेहनत से एक ही कदम आगे बढ़ता गया और आखिरकार उसने सच में अपनी पहचान बना ली। साथ ही पिंग बोलता है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शियाओ का तरीका थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया और हमेशा तुम्हारी परवाह की है। उसने खुद को इतना मैच्योर और मजबूत सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। तुम खुद उस वीडियो वाली शियाओ और आज वाली शियाओ को देखो, तुम्हें खुद फर्क समझ आ जाएगा। तो जुवान पार्टी में चल रही वीडियो देखने लगती है। तभी वो वाली वीडियो चल जाती है जब शियाओ न्यू ईयर पर जुवान को इमेजिन करके अकेले डांस कर रहा था।
उसे देखकर जुवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे शीशाओ आ जाता है जो उसे रोती हुई को हकर लेता है। यहाँ पर सभी लोग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। पार्टी के बाद मेंग ने भी काफी ड्रिंक कर रखी होती है। वो नशे में फैन से अपने दिल की बात कह रही है कि वो फैन के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, साथ मिलकर घर सजाना, फर्नीचर चुनना, लाइट बल्ब्स लगाना और अपना छोटा सा घर यादों से भरना चाहती थी। लेकिन फैन हमेशा बिजी रहता था, उसके पास वक्त ही नहीं होता था। तो फैन उसे गले लगाकर माफी मांगता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इधर शीशियाओ जुवान को घर लेकर आता है बिकॉज उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। शीशियाओ उसे पानी पिलाता है तो जुवान बच्चों की तरह बिहेव करती है एंड कहती है मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या, जिसके बाद वो उसके करीब जाकर शीशियाओ को किस करना शुरू कर देती है। दोनों इतनी डेस्परेटली किस कर रहे होते हैं कि मुझे भी बटरफ्लाइज आने लगती हैं। इसी बीच जुवान शीशियाओ की बॉडी पर वो चाकू का निशान नोटिस करती है और पूछती है तुम्हें दर्द हुआ था क्या जब ये लगा था? शीशियाओ कहता है मुझे याद नहीं है। जुवान पूछती है तुमने मेरे लिए चाकू खुद पर क्यों लिया? शीशियाओ तुरंत बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जुवान उसे समझाती है तुम्हें इसकी वजह से कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। शीशियाओ उसे हक करके कहता है जब मुझे चाकू लगा था मैं चाहता था तुम मेरी परवाह करो, मेरे साथ रहो और मुझसे प्यार करो, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। हॉस्पिटल में भी जब मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था तब तुम ब्रेकअप का सोच रही थी। मैंने उस टाइम तुम्हें साफ साफ बोला था कि बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं सब माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने नहीं कहा। ये सब सुनने के बाद जुवान रोते हुए सच बता देती है कि मुझे लगा था अगर मैं तुमसे झूठ बोल दूंगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम मुझे भूल जाओगे, पर मैं गलत थी। इन सालों में मैंने खुद को तुमसे दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं था जब मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ा हो। ये सुनते ही शीशियाओ उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद तो फिर जो होता है वो आप लोगों को पता ही है। इतने सालों बाद दोनों एक हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठते हैं तो जुवान शर्माने लगती है। शीशियाओ जुवान से पूछता है क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी ताकि मैं इस बार तुम्हें अच्छे से परस्यू कर सकूं? जुवान हाँ कह देती है। इतने सालों की दूरी, गलतफहमियां और दर्द के बाद आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल की सच्चाई रख देते हैं और उनकी लव स्टोरी दोबारा शुरू हो जाती है। शीशियाओ खाना बनाता है तो जुवान उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। शीशियाओ पूछता है तुम क्या कर रही हो? जुवान कहती है मैं तो बस मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। फिर जुवान खाना खाने लगती है और शीशियाओ उसे खाना खाते हुए देखते रहता है। जुवान को खाना काफी पसंद आता है, जिस पर शीशियाओ कहता है अगर तुम्हें ये इतना पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन बनाऊंगा। दूसरी तरफ फैन और मेंग के बीच अब भी टेंशन बनी हुई है। फैन मेंग से कहता है कल रात तुम नशे में मुझे पकड़कर मेरी बाहों में सोई थी, लेकिन मेंग गुस्से में कहती है कि चाहे वो पहले हस्बैंड वाइफ थे अब उनका डिवोर्स होने वाला है और उन्हें एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। फैन अब भी नहीं समझ पा रहा कि मेंग डिवोर्स क्यों चाहती थी। मेंग कहती है हम 10 साल साथ रहे और 3 साल शादी में रहे, लेकिन तुम आज तक नहीं समझ पाई कि मुझे क्या चाहिए और मैं डिवोर्स क्यों चाहती हूँ। रिश्तों में हर चीज मांग कर नहीं मिलती। अगर सामने वाला खुद समझ ही ना पाए कि पार्टनर को क्या चाहिए तो ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं बचता। इधर शीशियाओ और जुवान फोन पर बात कर रहे होते हैं। जुवान फिर से काम में उलझकर खाना स्किप कर रही है, बट शीशियाओ से झूठ बोलती है कि मैं खा रही हूँ। तभी जुवान की कॉलीग उसके लिए खाना लेकर आती है तो शीशियाओ समझ जाता है वो झूठ बोल रही थी, इसलिए वो थोड़ा पॉजेसिव अंदाज में कहता है जो भी काम कर रही हो सब छोड़कर पहले खाना खाओ। जुवान उसकी केयर देखकर मुस्कुराने लगती है और उसकी बात मान लेती है। इधर जियांग फेज 1 रिजॉर्ट के पुराने रिकॉर्ड्स देख रही होती है। उसे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल जाता है। उसमें लिखा होता है कि जुवान के डैड की फैक्ट्री को बहुत ही कम दाम में खरीदा गया था और फैक्ट्री की जमीन का पोल्यूशन लेवल भी पहले की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा था। ये सब देखकर जियांग समझ जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे शायद लू जोंग्यू का हाथ था, इसीलिए जुवान फेज 2 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुई है। उसने ये तक बोला कि इस मामले में मैं और शीशियाओ भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जुवान आईपी मीटिंग के लिए कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रही होती है, लेकिन घर पर काम करते देख शीशियाओ उसे याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था वो घर पर काम नहीं करेगी, तो जुवान उसे जेली खिलाकर मनाने की कोशिश करती है। शीशियाओ कहता है इतना काफी नहीं है मेरे लिए, तो जुवान उसे ढेर किस कर देती है। नेक्स्ट डे जुवान मीटिंग में अपना आइडिया बताती है कि लान युए को अपना खुद का आईपी डेवलप करना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्हें किसी एक्सपीरियंस्ड पार्टनर की जरूरत होगी और उसकी काफी रिसर्च के बाद शेंगशी हुआयू उसे सबसे बेस्ट पार्टनर कंपनी लगी है। शीशियाओ खुश हो जाता है कि इसे ही तो मैं भी ढूंढ रहा था। तभी चेंग फेंग बताता है कि शेंगशी हुआयू के थीम पार्क सालों पहले बंद हो चुके हैं और कंपनी के बारे में कई रूमर्स भी हैं। शीशियाओ को लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई बात होगी, हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। जुवान शिन से पूछती है क्या तुमने उस कंपनी में किसी से बात की? शिन बताती है कि उसने कंपनी पेंचुआन हेड लीना से बात की है और वो मिलने को तैयार है, लेकिन सिर्फ शीशियाओ से पर्सनली मिलना चाहती है। तो सब लोग हैरान होते हैं कि वो सिर्फ शीशियाओ से क्यों मिलना चाहती है। तभी चेंग फेंग मजाक करता है कि लीना बहुत खूबसूरत है, इसलिए वो भी साथ जाना चाहता है। बट शीशियाओ सीधा जुवान से पूछता है डेप्यूटी डायरेक्टर जू क्या ख्याल है? तो जुवान कहती है कि वो कंपनी के डिसीजन को फॉलो करेगी। तो शीशियाओ कहता है ठीक है, फिर कंपनी ने डिसाइड किया है जुवान मेरे साथ मीटिंग में जाएगी। अगले सीन में ये दोनों लीना का पिछले 1 घंटे से वेट कर रहे होते हैं, पर वो अभी तक नहीं आई होती। शीशियाओ एक स्टाफ से पूछता है वो कब तक आएगी, तो स्टाफ कहती है उनका कोई आइडिया नहीं है। जुवान कहती है बट हमने अपॉइंटमेंट ली थी। ये कहती है मिस लीना ने लास्ट मिनट पर अपना शेड्यूल चेंज कर दिया था, उन्हें आपको बताने का वक्त नहीं मिला होगा।
जिसके बाद वो लीना कॉल करती है, तभी हमें पता चलता है ये वही लड़की होगी जिसके साथ शीशियो ने रिलेशन में आने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया था। एक्चुअली में वो यहीं पर होती है, बस जानबूझकर इन दोनों को परेशान कर रही होती है ताकि अपना पुराना बदला ले सके। देन लीना के कहने पर ये लड़की शीशियो और जुओन को उससे मिलाने ले जाती है। शीशियो उसे देखकर पहचानता ही नहीं है। लीना उसे लगातार देखी जा रही होती है। शीशियो और जुओन दोनों कंफ्यूज होते हैं। फिर लीना पूछती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो शीशियो मना करता है। लीना कहती है, हम कुछ डेट्स पर गए थे और तुम मुझे पहचान तक भी नहीं पा रहे हो। जुओन ये सुनकर हैरान रह जाती है और थोड़ा जेलस फील करती है। तो शीशियो लीना से कहता है, हाँ मुझे याद है, उस टाइम हम बहुत छोटे थे, उम्मीद है इससे हमारे काम पर कोई असर नहीं होगा। जिस पर लीना बताती है, शीशियो हमेशा डेट्स पर लेट आता था और बिना कुछ कहे चला जाता था, इसलिए आज उसने भी उन्हें वेट करवाया, जिससे अब वो दोनों बराबर हो गए। लेकिन टेंशन मतलब पर्सनल बातें काम के बीच नहीं आएंगी। फिर वो बताती है कि लान यू का कॉर्पोरेशन प्रपोजल पहले ही हेडक्वार्टर्स भेजा जा चुका है, बट शेंगशी हुआयू के चेयरमैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। जब जुओन वजह पूछती है तो वो कहती है कि वो इसका असली रीजन नहीं बता सकती। शीशियो कहता है, क्या प्रपोजल रिजेक्ट करने का वही रीजन है जिसकी वजह से शेंगशी हुआयू के सारे थीम पार्क्स बंद हो गए थे? लीना कहती है, तुम्हें ये कैसे पता? तो शीशियो एक अलग तरीका अपनाता है। वो चेयरमैन के लिए पेंटिंग बनाने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि उनकी कहानी और जज्बात को समझकर ही उनका दिल बदला जा सकता है। लीना भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। शीशियो पेंटिंग बनाने लगता है। यही पर लीना जुआन से पूछती है, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? जुआन हाँ कहती है। लीना कहती है, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं शीशियो से कॉलेज के टाइम पर समझ में मिली थी। हम ज्यादा बार नहीं मिले थे क्योंकि वो हमेशा मुझसे दूर दूर रहता था। मुझे लगता था वो काफी अनरोमांटिक और बोरिंग लड़का है, पर आज तुम्हें देखकर लग रहा है वो काफी खुश और पैशनेट है। और फिर बोलती है, तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही लंबा है? जुआन कहती है, तुम सही कह रही हो, मैं उसके सामने बहुत छोटी लगती हूँ। और इतना कहकर दोनों हंसने लगती हैं। इतने में शीशियो पेंटिंग बना देता है। पेंटिंग देखकर लीना काफी इंप्रेस होती है और कहती है कि चेयरमैन को ये जरूर पसंद आएगी। शीशियो बताता है कि ये उसकी पहली पेंटिंग है जो विंटर थीम पर नहीं है और इसकी सारी इंस्पिरेशन जुआन से मिली है। जुआन ये सुनकर थोड़ी शर्मा जाती है। लीना प्रॉमिस करती है कि वो पेंटिंग और प्रपोजल चेयरमैन तक जरूर पहुंचाएगी। फिर बाहर आते ही जाओवान हल्का सा जेलस होकर कहती है, वाह, अपनी नई गर्लफ्रेंड को एक्स से मिलाने ले आए हो। शीशियो तुरंत सफाई देने लगता है और कहता है कि लीना और उसके बीच कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था। ब्रेकअप के बाद जब जाओवान ने उसे पैसे भेजे थे तब वो एक बार में था कर नशे में उसने हाँ बोल दिया था। फिर जाओवान पूछती है, उसने शांगशी हुआयू के चेयरमैन के लिए इतनी मेहनत क्यों की? शीशियो बताता है कि चेयरमैन की एक सैड लव स्टोरी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में था और शादी करने वाले थे, लेकिन डाइविंग एक्सीडेंट में उनकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। इसी कहानी ने शीशियो को इंस्पायर किया और उसने सोचा कि जब तक जिंदगी और मौत बीच में ना हो तो दो लोगों को साथ रहने का मौका खोना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हें नहीं लगता ये रोमांटिक है? जाओवान कहती है, तुम्हें पता भी है रोमांस क्या होता है? शीशियो कहता है, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। जिसके बाद शीशियो अपनी रोमांटिक साइड दिखाता है और जाओवान को वो पुराना बलून दिखाता है जो उनकी यादों से जुड़ा हुआ था। मुस्कुराते हुए वो पूछता है, जाओवान क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? जाओवान शर्मा कर जवाब देती है, क्या हम पहले से डेट नहीं कर रहे? तो शीशियो उसे किस कर लेता है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में जियांग जोवान से बात करने आता है, तभी शीशियो सबको बताता है कि शेंगशी हुआयू की तरफ से खुशखबरी आई है। चेयरमैन को शीशियो की पेंटिंग बहुत पसंद आई है और उन्होंने लान यूए के कोऑपरेशन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक शर्त के साथ, सारे आईपी और विजुअल डिजाइन का लीड शीशियो ही करेगा। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। कॉलीग्स कहते हैं, डायरेक्टर लू और जोवान सच में परफेक्ट मैच लगते हैं। सिर्फ वही लोग इतनी अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं जो एक दूसरे को बिना कहे समझ जाते हैं। बाद में जोवान शीशियो को अपने डैड और दादी की कब्र पर ले जाती है कि मैं किसी को आपसे मिलवाने लाई हूँ। तो शीशियो रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मेरा नाम लू शीशियो है, मैं जोवान का बॉयफ्रेंड हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं वान का ख्याल रखूंगा और उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर जोवान इमोशनल हो जाती है और अपने बचपन को याद करती है। वो बताती है कि बचपन में उसके पापा का कंधा ही उसके लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह हुआ करता था। तभी वो फ्लैशबैक याद करती है। फैक्ट्री के बैंकरप्ट होने के बाद वर्कर्स अपनी सैलरी मांगने आ जाते हैं। जोवान के डैड सबको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं सबका पैसा चुका दूंगा। लेकिन वर्कर्स कहते हैं कि उनके परिवार का गुजारा भी इसी पैसे पर डिपेंड है। ये लोग उसके डैड के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। छोटी जोवान रोते हुए सब देख रही होती है। उसके डैड इस टाइम पर भी जोवान को चुप कराने के लिए एक तोहफा दे रहे होते हैं। ये सब याद करने के बाद जुवान सोचती है, जोंगयुए की वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। उसने अपनी पूरी लाइफ बुरे काम किए हैं, पर शीशियो ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा इंसान है, मैं कभी भी उस पर आंच नहीं आने दूंगी। मैं बस सच्चाई सामने लाकर अपने डैड को बेकसूर साबित करना चाहती हूँ, बट शीशियो को इन सब में नहीं घसीटना चाहती। आफ्टर ऑल जोंगयुए उसके डैड हैं। इसी रात जुवान शीशियो को एक फर्नीचर फैक्ट्री के बारे में बताती है जो फीस क्यू वाले प्रोजेक्ट में शामिल थी, लेकिन शीशियो कहता है हमें इसे साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए होगा। जिसके बाद ये लोग फैक्ट्री जाने का डिसाइड करते हैं। जुवान उसे मना करती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी, बट शीशियो नहीं मानता है और दोनों फैक्ट्री के मालिक मिस्टर वैंग के घर आ जाते हैं। यहाँ पर पहले तो वैंग की माँ उन्हें बाहर निकालने लगती है, बट जब जुवान कहती है वो फैक्ट्री वाले मामले के बारे में बात करने आई है तो वो रुक जाती है, क्योंकि उस वजह से इन लोगों को भी काफी सफर करना पड़ा था। जुवान कहती है, अगर मिस्टर वैंग हमारी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं तो हम आपको जस्टिस जरूर दिखाएंगे। और जुवान अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर उनका भरोसा जीत लेती है और कहती है कि किसी भी मुश्किल में वो मदद करेगी। तो वैंग की माँ कहती है, ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करूंगी। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं कि हम कभी कभी मिलने आया करेंगे। साथ ही घर वालों के लिए खाना और जरूरी सामान भी छोड़कर आते हैं, जिससे फैमिली को महसूस होता है कि कोई उनका साथ देने के लिए सच में तैयार है।
दूसरी तरफ मिंग अपना पुराना घर बेच देती है। बायर जल्दी शिफ्ट होना चाहता है, इसलिए उसे घर खाली करना पड़ता है। वो फैन को मैसेज कर देती है कि मैंने घर सेल कर दिया है, तुमने जल्दी पैसे भेज दूंगी। दूसरी तरफ वोंग अपने घर आता है तो उसकी माँ उसे शीशियाओ और जोवान के बारे में बताती है कि उन्होंने उनकी बहुत मदद की है, छोटी बच्ची की पढ़ाई स्पॉन्सर करने तक की बात बोली है। लेकिन वोंग अब भी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले धोखा खा चुका है। बट वो बताता है कि मैं ऑलरेडी उसे मिलने की बात कर चुका हूँ। रात को ये दोनों साथ बैठे होते हैं। जोवान अपने बचपन की बातें शेयर करती है। शीशियाओ रियलाइज करता है कि बचपन से इतनी मुश्किलें झेलने की वजह से जोवान हर चीज अकेली संभालना सीख गई। वो साथ ही बोलता है, अगर मैं तुमसे बचपन में मिला होता तो बोलता, जोवान डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी चीज की फिक्र मत करो, और मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझ पर भरोसा करती हो। ये सुनकर जोवान कहती है, तुम इतने अच्छे हो, मैं शायद पहले तुम्हारे लायक नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लायक बनने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी और तुम्हें उससे भी अच्छा ट्रीट करूंगी जैसे तुम मुझे करते हो। शीशियाओ कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये प्रॉमिस आज से ही निभाना शुरू करो। जिसके बाद वो उसे किस करने के लिए क्लोज जाने लगता है एंड सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे जुआन का शीशियाओ फिर से वैंग के घर आती है तो वैंग छुप जाता है, बट फिर वो बाहर आ ही जाता है। जुआन कहती है, हमें फैक्ट्री एक्विजिशन से जुड़े सबूत चाहिए ताकि हम सच सामने ला सकें। तभी छोटी बच्ची से इन लोगों को पता चलता है कि पिछली रात एक आदमी उनके पास आया था। उन्हें लगा वो जुआन और शीशियाओ के साथ है, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री एक्विजिशन से जुड़े सारी सबूत उसे दे चुके हैं। जुआन और शीशियाओ हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो आदमी उनकी तरफ से नहीं था। जुआन उसका नाम पूछती है, तभी चलता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जियांग था, जो पहले ही वैंग परिवार से मिल चुका था और उनका भरोसा जीतकर फैक्ट्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्स ले गया था। उसने बोला था कि उसने भी पहले ऐसे केसेस हैंडल किए हैं और यिनशान फर्नीचर फैक्ट्री के साथ हुआ अन्याय समझता है। शीशियाओ वैंग को बताता है, हम उसे जानते हैं बट वो हमारे साथ नहीं था, बट सू फिक्र मत करो, हम उससे बात कर लेंगे। जिस पर वैंग कहता है, अब उसे अपनी फैक्ट्री बचने की उम्मीद नहीं है, बस इतना चाहता है कि कर्ज चुक जाए और उसकी बेटी को इतनी तकलीफ ना झेलनी पड़े। जुआन कहती है, आओ फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी उसके पास जियांग का मैसेज आ जाता है जो उसे मिलने बुलाता है, तो ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जुआन जियांग से मिलने आती है और फैक्ट्री वाली जगह पर बने हुए रिजॉर्ट को देखकर अपने बचपन को याद करते हुए बताती है कि इसी जगह उसकी डैड ने उसे साइकिल चलाना सिखाया था और एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाया था, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो सका। जियांग बताता है कि उसने मिस्टर वैंग के पास मौजूद सबूत देख लिए हैं, जिनमें डीलर्स के रिकॉर्ड्स, चैट लॉग्स और लू जुंग्यू से उनके रिलेशन के प्रूफ्स हैं। हालांकि ये डीलर वही लोग नहीं हैं जिसने जुआन के डैड की फैक्ट्री को बर्बाद किया था। ये सुनकर जुआन कहती है, तो तुम्हें मेरे डैड के बारे में पता चल गया था, इसलिए तुम वैंग के पास गए थे, आखिर तुम्हें सब पता कैसे चला? जियांग कहता है, मैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही वो उसे वैंग के सबूतों के अलावा प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ और सबूत देता है एंड कहता है, जुआन जो कुछ शीशियाओ कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, और जो वो नहीं कर सकता वो भी मैं करूंगा। मैं पूरी तरह तुम्हारी हेल्प करूंगा, लू जुंग्यू का सच सामने लाऊंगा और तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। तुम बस मेरे पास वापस आ जाओ, बिल्कुल बचपन की तरह। जुआन समझ जाती है जियांग सबूतों के बदले उससे डील करना चाहता है। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय गाइस।